हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमेशा आपको एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। उसी सीक्वेंस में हम यूपीएससी ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जो वो बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत बार पढ़ने के बाद भी हम पीवाईक्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है उसको हम जानेंगे। जो यूपीएससी ने अपना सिलेबस मेंशन किया है और हमने अपनी तरफ से आपको जो सिलेबस बुकलेट दी है उसमें क्या डिफरेंस है, कौन से नए टॉपिक हैं, किस टॉपिक को कितना डिटेल में कवर करना है, कैसे कवर करना है, उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 यूनिट नंबर 5 जो है वो बेस्ड है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल पे। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फर्स्ट जो 4 यूनिट हैं वो है आपका थ्योरीज बेस्ड। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट 3 यूनिट थ्योरीज बेस्ड है। फर्स्ट जो फोर्थ यूनिट है बेसिकली ये है आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हो। उसके जस्ट बाद में फिफ्थ जो यूनिट है वो आती है कि हाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म जो है यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कंसिडर करती हूँ वन ऑफ द, वो कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट की, जिसको अगर अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करके जाते हैं तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इतने प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं ना। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप थ्योरी वाला पोर्शन छोड़ दो ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और अगर आप सिंसियरली बाकी टॉपिक को प्रिपेयर करते हो तो आप बहुत इजीली पूरे पेपर को, मतलब थ्योरी वाले पोर्शन को छोड़ करके बाकी जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। आई डोंट नो, लोग मतलब यूपीएससी में एग्जाम के हिसाब से बात कर रही हूँ, एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड हो जाते हैं कि अच्छा सिर्फ थिंकर्स ही पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर क्या होता है ना, डोमिनेट हो जाता है सब्जेक्ट आपका कि थिंकर्स ही पढ़ने हैं आपने। जबकि ऐसा नहीं है। थिंकर तो आप ये मान लें फर्स्ट 3 यूनिट को निकाल दें, उसके अलावा 1-2 यूनिट और है, जैसे पब्लिक पॉलिसी है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी आती है। बाकी तो आपका ऐसा सब्जेक्ट, आपका ऐसा पोर्शन है जो आपने 1-2 बार पढ़ लिया तो इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर आप मार खा रहे हो तो फिर मतलब आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी है ना। चलिए इस बात को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, आज सिलेबस पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, ये है आपका यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में यूपीएससी मेंशन करती है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या होता है, कॉन्सेप्ट में क्या आता है? कॉन्सेप्ट मीन्स डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट मीन्स एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, और क्या आता है? नहीं, इसमें थोड़ा डेप्थ में आपको समझना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में आप सबसे पहले पढ़िएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अलावा डेफिनेशंस और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मेंशन नहीं है बट ये आपको जो है वो ओवरऑल कवर करना पड़ेगा कि उसका जो है वो इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी नीड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। और सबसे पहले तो आपको इन दोनों में ही फ़र्क पता होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल में क्या फ़र्क है, राइट। Then comes the types of accountability: internal accountability, external accountability, internal control mechanisms, external control mechanisms. What are the differences? पता होना चाहिए। Principles of accountability: accountability maintain करने का तरीका क्या है, कौन से principles हैं which we need to follow while maintaining the accountability. Then accountability, control, responsibility, responsiveness, ये कॉमन वर्ड्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको पता हो। एंड देन लास्टली मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द अकाउंटेबिलिटी, हाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होती है, वो आपको सारे जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूपीएससी के द्वारा मेंशन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये साइन आता है इसका मतलब है कि एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपने क्या कवर करना है, इसमें आप फोकस करेंगे डिफरेंट मेथड्स एंड मैकेनिज्म। ठीक है, इनके मेथड्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, एंड प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा
बहुत यूनिक तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा, कैसे भी आपको समझ में आए, मतलब रेड पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, येलो के बजाय जो डिफरेंट आपके स्पार्कल वाले हाइलाइटर्स आते हैं आजकल उनसे हाईलाइट कर लीजिएगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इनकी इफेक्टिवनेस जो है, इन मेथड्स की इफेक्टिवनेस पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इफेक्टिवनेस ऑफ लेजिस्लेटिव मेथड, इफेक्टिवनेस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे आप फोकस कर रहे हो, ये ना कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं, कंट्रोल वर्ड का यूज़ किया गया है। ओके, तो डिफरेंस आपको ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल में आपने डिफरेंस समझा होगा। ओके, तो ये आपकी यूनिट है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस इन अ वाइल, मतलब अब जो अल्टरनेटिव उस पर क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं इस यूनिट पे। नेक्स्ट है आपका सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या कवर करोगे, यही प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक लाइन में दे दिया, एक फ्रेज में दे दिया सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कवर क्या करना है इसमें, कैसे समझोगे। तो इसीलिए जो सिलेबस बुकलेट है ना वो आपके काम आती है। इसमें आप कवर करोगे कि सिटीजन पार्टिसिपेशन क्या होता है, वाई वी नीड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप इसको ऐसे कवर करो, पीपल ओरिएंटेड या सिटीजन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करो आप पढ़ना इसको। सिटीजन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर देखो सिटीजन पार्टिसिपेशन क्या है, सिटीजन कंप्लेन्स एंड रिड्रेसल, अगर हमें कंप्लेन करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस होते क्या है, देन इफ़ यू हैव टू फाइल द कंप्लेन्स एंड रिड्रेसल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, आप यहाँ पर डिफरेंट एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, जो आपके डिफरेंट आप क्या बोलते हैं उनको, विजिलेंस एजेंसीज हैं, उनके बारे में आप पढ़िएगा। देन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई that we have to include the people in the administration itself, why we need citizen oriented administration, try to think critically and there you can justify your answer। आप better case studies लेकर के आएंगे, better example आपके पास होंगे, थोड़ी सी मेहनत जो है आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। nobody is going to provide you all the content which is इसको ऐसे समझो, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है, नोट्स अगर मैं बनाती हूँ तो मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में नोट्स बनाऊंगी जो मैं मतलब मेरे लिए नई हैं, या मतलब अगर मुझे कोई चीज़ पता है मेरे लिए जो कॉमन सेंस, उसको मैं लिखूंगी तो नहीं डेफिनेटली। तो दूसरों के नोट्स पढ़ने का एक नुकसान ये भी होता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत डेप्थ में डेवलप नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा आप बुक्स का सहारा लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि इवन आफ्टर रीडिंग नोट्स वाई बुक्स आर नेसेसरी, क्यों, वहाँ पे आपका अपना पर्सपेक्टिव डेवलप हो पाता है। ठीक है, मुझे पता है कि वाई इट इज़ नीडेड टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी, वट आर दी मेथड्स। नोट्स बनाने होंगे तो बहुत शॉर्ट में अगर मैं नोट्स बनाऊंगी, बट वहीं अगर आपको पढ़ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डेवलप योर ओन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट कौन सा है, रोल ऑफ मीडिया। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया में क्या पढ़ोगे भाई, रोल ऑफ मीडिया में तो सबसे पढ़िएगा कि इसके अंदर जो है रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सॉरी रोल इन अकाउंटेबिलिटी, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, बट एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में जो है वो मीडिया का क्या रोल है वो पढ़िएगा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होती है बेसिकली, इम्पैक्ट ऑन पब्लिक अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी रिपोर्टर ने बहुत स्टिंग ऑपरेशन किया, किसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के थ्रू कोई स्टिंग ऑपरेशन किया गया और सडनली बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया हो एंड गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर के बहुत एक्टिव रही हो। जैसे अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले की बात है, वो रीडिंग अ न्यूज़पेपर, हिंदी लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, और उसके अंदर था कि जो स्कूल गर्ल्स थी, आई थिंक स्कूल गर्ल्स का ही था ये आर्टिकल, मैं डिटेल तो नहीं बता पाऊंगी आपको, बट आई थिंक आपको क्रक समझ में आ जाएगा कि उनको ना, जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जाम में, उनको स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी गवर्नमेंट के द्वारा, और बीच में जो है वो कुछ चुनाव आ गए थे, और उस वजह से क्या हुआ, स्कूटी जो है वो खड़ी हैं, पार्किंग में लगी हुई खड़ी हैं, और उनके ऊपर घास और पता नहीं क्या क्या आ चुका है, 1-1.5 साल हो चुका है स्कूटी ऐसे ही वो है, और उनका ना गवर्नमेंट उनको मतलब इशू नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो किसी न्यूज़पेपर ने उसको कवर कर लिया, रिपोर्टर ने उसको न्यूज़ में डाल दिया, न्यूज़ में डालते ही अगले दिन उससे रिलेटेड न्यूज़ आती है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया है, और अब वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट करी जाए। तो हियर यू कैन सी कि कैसे अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन की जाती है। ओके, तो मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल, बट ध्यान रखिएगा सम टाइम मीडिया ऑल्सो प्लेज द नेगेटिव रोल। इट सेट्स द परसेप्शन, इट सेट्स द स्टैंडर्ड्स, बेसिकली परसेप्शन सेट करते हैं ये। ओके,
मीडिया रेगुलेशंस क्या है, आपने देखा होगा आजकल जो है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इनको रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेकर के आती है, तो उसका ओवरऑल वो आपको समझ में आना चाहिए। एंड हेयर यू ऑल्सो रीड द रोल ऑफ सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। अभी तक यूपीएससी का ध्यान भी शायद इसके ऊपर मतलब सिलेबस में सेंस नहीं है, तो शायद इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, बट यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो गई, पुलिस वालों ने और उन्होंने फटाफट संज्ञान ले लिया उस चीज़ का, एंड आपको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया टूल डेवलप हो गया। बट सोशल मीडिया जो दो धारी तलवार होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी पॉजिटिव रोल। तो ज़्यादा नहीं, हाफ एक पेज का जो है आप अपना इसमें पॉइंट्स बिल्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट कम्स, और मीडिया में सिर्फ न्यूज़ मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया भी आता है आपका, जो नॉर्मल टीवी मीडिया जो आता है, मतलब ऑडियो वीडियो मीडिया भी आता है, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर का भी रोल उसके अंदर आता है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ मीडिया के बाद में इंटरेस्ट ग्रुप। ना व्हाट आर इंटरेस्ट ग्रुप? इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे ग्रुप, लोगों के ऐसे ग्रुप जो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, एडवोकेसी एंड लॉबिंग, केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल लॉबिंग। आपने एक रिसेंटली एक वो सुना होगा, इसको ऐसे जैसे किसान आंदोलन हुआ था, राइट? तो किसान आंदोलन, अब वो एक ग्रुप है जो किसानों के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ऐसे ही ना अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे टीचर एसोसिएशन है, जैसे बैंकिंग एसोसिएशन है बैंकर्स की, जैसे नर्सिंग एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशंस है, तो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स की भी होती हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट ग्रुप है किस टाइप के होते हैं, ये कैसे पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी ध्यान रखना, जब भी कोई मूवमेंट चल रहा हो, जब भी कोई भी मूवमेंट हो, कुछ भी हो, फोकस करना कि उसका ओवरऑल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे, पॉलिसी मेकिंग पे क्या असर आ रहा है। यहाँ पे मैं 2 मिनट लेना चाहूँगी आपके। जब ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था ना, उसके लगते ही जो सीए प्रोटेस्ट आया था, तो एवरीबडी इज आस्किंग कि करंट अफेयर में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा, राइट? तो सबका ध्यान जो वो गया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो कैसे? क्योंकि फार्मर्स, एग्रीकल्चर वाला इशू आ जाता है तो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है नहीं, तो ये कैसे कवर करेंगे हम बेसिकली, ठीक है? तो इसको जब मेरे से पूछा गया था तो मैंने कहा था कि ये तो है ही, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना तो एक प्रॉब्लम है ही है, साथ में एक और चैलेंज है आपके लिए। क्या? मैंने कहा ये जो चीज़ है ना, ये आपके आएगी कि ये जो लोग हैं, मतलब ये जो पूरा सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो चल रहा है एक तरीके से, ये ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसी को असर कैसे प्रभावित कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द ओवरऑल पॉलिसी। जब आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ोगे ना डेप्थ में, पब्लिक पॉलिसी में पॉलिसी साइकिल जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट स्टेप आता है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग में भी फर्स्ट स्टेप जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो होता है एजेंडा सेटिंग। ये टर्म आप बहुत बार सुनेंगे, एजेंडा सेटिंग। और एजेंडा सेटिंग कैसे होता है? एजेंडा सेटिंग में इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो अपने इन्फ्लुएंस डालते हैं। कोई भी पॉलिसी बन रही है, जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे टैक्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है, कुछ भी हो रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ भी, तो हर एक इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, राइट? तो ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के आप करंट अफेयर में फोकस कर सकें। ओके, देन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अच्छा, इंटरेस्ट ग्रुप और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बेसिकली। जैसे एनजीओ वगैरह हैं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं, डिपेंड करता है, आप इनको किसी भी कैटेगरी में रख सकते हो। ओके, ये कोई स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। देन हाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड पॉलिसी एडवोकेसी। वही पॉलिसी एडवोकेसी, यानी मतलब वो पॉलिसी जो एजेंडा सेटिंग होती है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन सक्सेसफुल केस स्टडीज़, ये मैंने इंक्लूड भी किया है, ये मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए, जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके अंदर मैंने केस स्टडीज़ इंक्लूड करी है। एंड व्हाट आर देयर रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन इंपॉर्टेंट। सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सिविल सोसाइटी ही है। सिविल सोसाइटी में आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज सिविल सोसाइटी, उसका रोल क्या है गवर्नेंस में, फंक्शंस क्या हैं, एंगेजमेंट विद गवर्नमेंट, हाउ सिविल सोसाइटी इज इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल सोसाइटी इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस। आप जैसे मैं ये मूवमेंट वगैरह की बात करी थी, तो ये भी सिविल सोसाइटी के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, और ये गवर्नेंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहिए। एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगी विद स्पेशल एम्फेसिस, विद वेरी स्पेशल एम्फेसिस, ग्रेट एम्फेसिस ऑन दिस थिंग, कि प्लीज़ आप इनके कॉन्सेप्ट और इनको जो पढ़ रहे हो तो हमेशा फोकस करिएगा कि हाउ इफ़ेक्टिव दे आर।
ठीक है, हाउ इफ़ेक्टिव दे आर, इनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है, कोई भी आप टूल पढ़ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का, कोई भी पढ़ रहे हैं आप, हमेशा उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कम्स दी सिटीजन चार्टर। सिविल सोसाइटी हो गया, उसके बाद में सिटीजन चार्टर्स हैं। सिटीजन चार्टर वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होने चाहिए, इसके फीचर्स पता होने चाहिए। देन इसकी इंपॉर्टेंस में क्या क्या पढ़ोगे आप, इसकी इंपॉर्टेंस में आप पढ़ना है कि ये सर्विस डिलीवरी को कैसे इम्प्रूव कर रहा है बेसिकली, ठीक है, सर्विस स्टैंडर्ड्स और कमिटमेंट को कैसे इंप्रूव कर रहा है, मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल एंड फीडबैक, बिकॉज अल्टीमेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सिटीजन चार्टर लाइक आप एक प्रकार से बता रहे हो कि हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे ये सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल एंड फीडबैक सिटीजन चार्टर में मेंशन होता है कि आपको कोई हमसे शिकायत हो तो आप ये बताइए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा। देन वी हैव टू फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट पहले कहाँ पर आया, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लागू किया, कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको लागू किया, और ओवरऑल क्या इम्पैक्ट इस पर आया है। देन एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव सिटीजन चार्टर, चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें। ओके, इस पे पीएचडी भी नहीं करनी है, तो डोंट थिंक लाइक कि अच्छा मनीषा तो पीएचडी कर रही है तो उसने तो अपने हिसाब से टॉपिक बता दिए, नहीं। ये टॉपिक की लिस्ट मैंने आपकी पीवाई की इसको ध्यान में रखते हुए और मेरा जो एक्सपीरियंस था उसको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी फील्ड का, तब मैंने आपको बताई है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर एक टॉपिक पे एक एक पेज के नोट्स बनाने, नहीं। सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड कमिटमेंट मेंशन 4 to 5 लाइंस की, अच्छा ये ऐसे इंप्रूव कर रही हैं। मतलब क्या होता है ना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आपको आंसर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, आंसर्स आप पहले से सेट करके नहीं जा सकते, यू हैव टू क्रिएट आंसर्स। तो वहाँ पर आपकी जो नॉलेज होती है, नॉलेज वो आप क्या करते हो, एक तरीके से इकट्ठा करते हो और उसको एक नए तरीके से पेश करते हो, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। आप इफेक्टिवनेस पढ़ करके गए, पूछ लिया गया इफेक्टिवनेस इन बेसिकली गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हो गया ये। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप जो प्रिपेयर करके गए थे उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हो, है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको हेल्प करती है, अगर आप डिफरेंट डायमेंशन सिलेबस को कवर करके जाते हो तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है। नेक्स्ट कम्स, ये है आपका, ओके, आरटीआई। आरटीआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इनिशिएटिव। आरटीआई से पहले सोशल ऑडिट है, सोशल ऑडिट बाद में दिया इन्होंने, हमने पहले कवर कर लिया। लेट्स फोकस ऑन द सोशल ऑडिट फर्स्ट। तो सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स एंड इफेक्टिवनेस उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हाउ इफेक्टिव इट इज़। अगेन इफेक्टिवनेस मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, अगेन इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल ऑडिट। और ये चीज़ मैं पीवाईक्यू वाली वीडियो के अंदर भी आप देखिएगा, आई प्रूव दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि हाउ इफेक्टिवनेस मैटर्स अ लॉट। तो आपको समझ में आएगा हाउ इफेक्टिव आर लेक्चर्स आर, हाउ इफेक्टिव आर सिलेबस डिस्कशन आर। तो नेक्स्ट आता है रोल इन एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कॉमन इश्यूज इन सोशल ऑडिट एंड सक्सेसफुल केस स्टडीज़। ये तो हो गया आपका सक्सेसफुल केस स्टडीज़, किसने पहले लागू किया, किसने, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं कहती हूँ कि ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को फोकस करिए, साथ ही साथ मिलते जुलते शब्दों के जो होते हैं, मिलते जुलते शब्द जो होते हैं, जैसे सोशल ऑडिट, ठीक है, जैसे ऑडिट। ऑडिट क्या है, ऑडिट कहाँ पर पढ़ोगे आप, ऑडिट पढ़ोगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आपसे कोई पूछ ले कि सोशल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या फ़र्क है, ठीक है, सोशल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या फ़र्क है, सोशल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या फ़र्क है भाई, डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना आपको। तो ऐसे मिलते जुलते शब्दों को भी आप कंपेयर करके चलिए, जहाँ पर भी आपका ध्यान जा रहा है, जहाँ पर भी फोकस जा रहा है, कंपेयर करिएगा। सोशल ऑडिट से स्टैट्यूटरी ऑडिट का क्या लेना देना है, ऑडिट मीन्स व्हाट, ऑडिटिंग प्रोसेस क्या होती है ओवरऑल, सोशल ऑडिट क्या है, कहाँ से डेवलप हो, और ये सारी चीज़ें। लास्ट है हमारे पास आरटीआई, फीचर्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट, की प्रोविजंस एंड राइट्स क्या कुछ है, कहाँ से डेवलप हुआ, मूवमेंट जो था प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। देन प्रोसीजर क्या है आरटीआई का, डिफरेंट इसके जो आरटीआई एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए। देन अगेन इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट एंड चैलेंज। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सेकंड एआरसी ने जब एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू किया था ना, तो उनकी फर्स्ट जो रिपोर्ट थी वो आरटीआई पर बेस्ड थी। तो आरटीआई के बारे में और ज़्यादा समझना है ना, आप एक आरटीआई खुद फाइल कर लो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एक आरटीआई खुद फाइल करके देखो। कुछ जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि बस जस्ट फॉर द फन, नहीं, फॉर जेन्युइन आप, फॉर जेन्युइन रीजंस यू कैन फाइल एन आरटीआई बेसिकली।
आरटीआई के साथ प्रॉब्लम ये है बेसिकली, ये टॉपिक बहुत मतलब डेप्थ में आप जा सकते हो इस टॉपिक में, तो आपको ना इतना डेप्थ में भी नहीं जाना है. यू हैव टू फोकस कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर चैलेंजेस एंड व्हाट आर द मतलब बेसिकली इसके फीचर्स क्या हैं एंड इसकी इफेक्टिवनेस क्या है. ठीक है, इफेक्टिवनेस, ये कितना इफेक्टिव रहा है ये टूल, बिकॉज अब कितना अप्रोक्सीमेटली 20 साल होने को है, अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ मैं, 20 साल होने को, तो ये कितना इफेक्टिव रहा है ये टूल, उसके बारे में. बिकॉज transparency again very important for administration for maintaining accountability and control. आई थिंक ये मैंने फर्स्ट उसमें भी अच्छा यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ऐड कर लेना, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड यहाँ पे ऐड कर लो ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप जो कुछ भी सीखोगे, ध्यान रखना, जो कुछ भी आप इस यूनिट से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी जब आप इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताओगे. ठीक है, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस बताओगे, जब आप करप्शन के बारे में बात करोगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात करोगे, राइट, तो यहाँ से आपकी नॉलेज डेवलप होती है. ओके, सो यही है हमारे पास आज के लिए टॉपिक. एंड अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे तो मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ यहाँ पर मतलब हम कवर करना चाहेंगे. जस्ट अ सेकेंड. बेसिकली जब हम इसको प्रिपेयर कर रहे थे अपनी क्वेश्चन बुकलेट को और इनको, तो हमने क्या किया था, कुछ पर्टिकुलर जो फेमस केस रहे हैं, जो इश्यूज रहे हैं, उनको हमने कवर करने की कोशिश करी थी, सो दैट आपके जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो और बेहतर हो सके. ओके, एक सेकेंड. अच्छा, ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम आ गए. कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल स्टडी. अच्छा, ये आपका 6th यूनिट है. जस्ट एक सेकंड स्किप मत कर देना कि पता चले मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ और आप जो है वो वीडियो स्किप करके जा रहे हैं. ऐसा मत करना प्लीज़, प्लीज़, इसीलिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए. आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, तो ये मैं बता रही हूँ. अच्छा, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सोशल ऑडिट के ऊपर जैसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं कि हाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट एंड हाउ डज दिस अफेक्ट, हाउ डज दिस फंक्शन एज अ टूल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल, राइट. सोशल ऑडिट कैसे काम करता है, आरटीआई को लेकर के है, आरटीआई कैसे काम करता है बेसिकली, तो इसमें हमने टाइम टू टाइम जो है ना वो एग्जाम्पल दिए हैं आरटीआई को लेकर के और इन चीज़ों को लेकर के. और हेयर यू कैन सी वी हैव इंक्लूडेड द केस स्टडी. ये हमारी जो क्वेश्चन बुकलेट है, जो सेल्फ स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर मैं केस स्टडी स्पेशली प्रोवाइड कराती हूँ. जैसे केस स्टडी 1 है आरटीआई एंड द रेलवे टिकट स्कैंडल, ये 2015 का है. और मतलब इंडियन रेलवे वॉज इन्वॉल्व, मतलब इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो फेक टिकट्स होती हैं बुकिंग, उससे रिलेटेड स्कैम सामने आया था आरटीआई को लेकर के. देन सिटीजन चार्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल को लेकर के ये यूएस से केस स्टडी हमने उठाई है. देन सोशल ऑडिट इन मनरेगा एंड लेजिस्लेटिव ओवरसाइटिंग इन यूके, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं वो कैसे हेल्पफुल रहती हैं. रोल ऑफ मीडिया इन कॉलगेट स्कैंडल, आई होप यू हैव हर्ड दिस कॉल स्कैम. कॉलगेट स्कैंडल क्या था और उसमें मीडिया का रोल क्या था, ये हमने कवर किया. सो दीज टाइप्स ऑफ केस स्टडी विल हेल्प यू टू एनरिच योर आंसर्स, राइट. और ये हमने जहाँ पर रेलेवेंट है ऑलमोस्ट हर उस यूनिट के साथ हमने केस स्टडी प्रोवाइड करी है. ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही है. कल हम मिलते हैं विद न्यू यूनिट दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. उसमें क्या सिलेबस आपको कवर करना है, कितना डेप्थ में कवर करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. तब तक ख्याल रखिए अपना. बाकी वीडियोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड की देखते रहिए. कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो दी गई है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं. टेक केयर एंड बाय बाय.